और बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कैरनोट इंजन और हीट इंजन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या कहोगे, बहुत एक तरह से समझो तो थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। पहले इस पे खूब क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन देखो ये क्वेश्चंस है, लेकिन मेन हीट इंजन पे ही क्वेश्चंस आईआईटी में ज्यादा उठाया गया है। फिलहाल इधर कैरनोट इंजन से इधर 2-3 साल में क्वेश्चंस तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हीटिंग कैरनोट इंजन। हेडिंग बना लीजिए कैरनोट इंजन, ये इसी को कैरनोट हीट इंजन भी लोग लिखता है। कैरनोट हीट इंजन देखो बताते हैं। सबसे पहले हुआ क्या कि फर्स्ट लॉ को जब गलत ठहराया जा रहा था, फर्स्ट लॉ के अनुसार, जैसे कि फर्स्ट लॉ में बताया गया क्या गया कि फर्स्ट लॉ में बोला गया कि एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को फर्स्ट लॉ पे करता है, मतलब टोटल इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार बोला गया कि फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर सोचा जाए तो किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% हो सकता है फर्स्ट लॉ के अनुसार, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो कैरनोट साहब ने सोचा कि ना क्यों ना हम फर्स्ट लॉ के इस स्टेटमेंट को सही बनाएं। मतलब उन्होंने सोचा कि हम दुनिया का सबसे इफिशिएंट इंजन बनाते हैं। कैरनोट साहब ने सोचा कि हम दुनिया का सबसे इफिशिएंट इंजन बनाते हैं, मतलब वैसा इंजन जिसका इफिशियंसी लगभग 100% हो। खैर उनका भी काम जो सोचे थे कि ऐसा इंजन बनाएंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, 100% इफिशियंसी नहीं आया। लेकिन कैरनोट साहब ने सोचा और वही आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, तो कैरनोट और हीट इंजन बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले कुछ कुछ बात हम जल्दी तेजी में बोलेंगे जब हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, थोड़ा सा आप स्पीड में कोऑपरेट करिएगा। जैसे मान लीजिए कि पीवी ग्राफ है, अभी तुरंत हमने पिछले पिछले लेक्चर में हीट इंजन को सेकेंड लॉ में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मान लो जैसे पीवी ग्राफ है, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इस पीवी ग्राफ में साइक्लिक ग्राफ अगर बनाया जाए ऐसे, ये और ये, तो आप फटाक से समझ लोगे कि इस फेज में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और इस फेज में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस फेज में वर्क निगेटिव होगा और इस फेज में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्मोडायनामिक्स सब खत्म होने वाला है, समझो कि लास्ट लेक्चर है। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि इस फेज में वर्क पॉजिटिव होगा और इस फेज में वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो कि जब इस फेज में वर्क पॉजिटिव हुआ और इस फेज में वर्क निगेटिव हुआ, इसका मतलब बोल सकते हो आगे जाने वक्त हीट एब्जॉर्ब हुआ और पीछे आने वक्त हीट रिलीज हुआ। जैसे मान लो, और जैसे ये लो, मान लो पीवी ग्राफ है, एक साइक्लिक बना दिए, ये तो इस फेज में वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो वर्क पॉजिटिव, इस फेज में वॉल्यूम डिक्रीजिंग है वर्क निगेटिव। और याद रखना कि आगे जाने वक्त हमेशा हीट ऑब्जर्व होगा और पीछे आने वक्त हीट रिलीज होगा। और एक बात और याद रखना है, किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता। ठीक, इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना अपनी भाषा में। अब हम टॉपिक पे आते हैं कैरनोट हीट इंजन पे। तो बता दे सुनना कि कैरनोट साहब ने सोचा कि हम सबसे अधिक इफिशिएंट इंजन बनाते हैं, 100% इफिशिएंट इंजन बनाते हैं। और वो प्रैक्टिकली नहीं बनाया, उन्होंने हाइपोथेटिकली बनाया। हाइपोथेटिकली मतलब कि उन्होंने इमेजिनरी इंजन बनाया, मतलब उन्होंने इमेज किया कि ऐसा ऐसा अगर कोई करे तो इस टाइप का इंजन बन सकता है। तो वो इमेजिनरी इंजन का भी इफिशियंसी जब चेक किया गया तो वो भी 100% नहीं आया। अभी आपको हम करके दिखाएंगे, सब चीज निकालेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब पहला बात आप दिमाग में सेट कर लो कि कैरनोट हीट इंजन कोई रियलिटी में कोई मशीन नहीं है, ये कैरनोट साहब का एक इमेजिनरी इंजन है जिसको आज हम लोग को पढ़ना है। पहला बात क्लियर कि कैरनोट हीट इंजन कोई रियल इंजन नहीं है। कैरनोट हीट इंजन एक तरह का इमेजिनरी इंजन है जिसको कैरनोट साहब ने एज्यूम किया था। ठीक है, और वो इंजन का जो एज्यूम्शन है इमेजिनरी इंजन है, तो बाकी सारे इंजन के कंपैरिजन में इस इंजन की इफिशियंसी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन 100% नहीं। ठीक, तो आपको सबसे पहला पॉइंट कैरनोट हीट इंजन में, कैरनोट हीट इंजन में सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि ये मोस्ट इफिशिएंट इंजन है। ये कैसा इंजन है, मोस्ट इफिशिएंट। मोस्ट इफिशिएंट इंजन,
सबसे बात दूसरा पॉइंट कैरनॉट इंजन में आपको लिखना है कि मोस्ट इफिशिएंट इंजन के बाद कि ये रिवर्सेबल इंजन है। रिवर्सेबल स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ये रिवर्सेबल इंजन है, स्पेलिंग खुद सही कर लेना। तीसरा पॉइंट बोला गया कि इसकी इफिशियंसी सबसे मैक्सिमम होती है, मतलब वो तो आपको बता ही दिया, मैक्स इफिशियंसी। मतलब मोस्ट इफिशिएंट इंजन है, रिवर्सेबल इंजन है, इसकी इफिशियंसी सबसे मैक्सिमम होती है। और एक बात और कि ये इमेजिनरी इंजन है। इमेजिनरी इंजन, खुद से स्पेलिंग में लिख लेना। सबसे पहले कि मोस्ट इफिशिएंट इंजन है, रिवर्सेबल इंजन है, मैक्स इफिशियंसी है और इमेजिनरी इंजन है। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको जो हम बताएंगे, सबसे पहले कि ये ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बताते हैं क्या क्या एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो कि एक पीवी ग्राफ उन्होंने बनाया। कौन ग्राफ बनाया? पीवी ग्राफ। और पीवी ग्राफ में उन्होंने कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन किया। जैसे पहला उन्होंने बोला कि ये आइसोथर्मल होगा, ठीक। पहले मतलब ग्राफ को हम डिटेल में तुरंत एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। पहला ऐसे मान लो कि आइसोथर्मल होगा। फिर उन्होंने बताया कि ये पार्ट एडियाबैटिक होगा। फिर उन्होंने बताया कि ये पार्ट आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। और ये पार्ट भी एडियाबैटिक, ठीक। तो खुद सोचो, इस फेज में वॉल्यूम इंक्रीजिंग और इस फेज में वॉल्यूम डिक्रीजिंग, तो ये वाला जो होगा, जिसको अपना नाम ही लिख देते, जैसे मान लो इसको उन्होंने बोला कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इस फेज को बोला एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इस फेज को उन्होंने बोला आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इस फेज को उन्होंने बोला एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको एकदम याद रख लेना है, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तुरंत पता है कि एक्सपेंड कब कर रहा होगा? जब वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा, मतलब आगे वाले फेज में इंक्रीजिंग, पीछे वाले फेज में डिक्रीजिंग। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो ये कंप्रेशन होगा और ये आगे एक्सपेंशन होगा। मतलब आगे हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा और पीछे हीट रिलीज हो रहा होगा। अब इस आपको डिटेल में चर्चा करना है। उसके बाद आज हमें निकालना है हीट इंजन का इफिशियंसी। हीट इंजन का इफिशियंसी हमने आपको निकलवाया 1 माइनस, आपको आज ही हमने निकलवाया था 1 माइनस QH बाई QL। मतलब पिछले लेक्चर में QH बाई QL या Q2 माइनस Q1 के टर्म में निकाले थे, तो Q2 बाई Q1। तो ये इफिशियंसी हीट इंजन का था। और आज हम इसी में इसी बात को प्रूफ कर देना है कि ये बराबर होगा किसके? तो 1 माइनस T2 बाई T1 के। मतलब कि कैरनॉट साहब के अनुसार इफिशियंसी, मतलब पढ़ना यही सब बात है कि कैरनॉट के अनुसार, जैसे हीट इंजन का नॉर्मल इफिशियंसी इतना होता है और कैरनॉट के अनुसार ये इफिशियंसी है 1 माइनस T2 बाई T1। ये दोनों को बराबर करके इसको प्रूफ करके निकालना है। मतलब फिर से हम एक्सप्लेन कर दें कि ये सबसे मोस्ट इफिशिएंट इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन है, ये मैक्सिमम इफिशियंसी होता है, ये इमेजिनरी इंजन है। इसमें 4 केस में स्टडी करना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। इफिशियंसी हीट इंजन का 1 माइनस Q2 बाई Q1 था। इसको आज प्रूफ करना है कैरनॉट हीट इंजन की इफिशियंसी के बराबर लाना है, जो होगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी इसको प्रूफ करके निकालना है। और फिर वहीं से कैरनॉट थ्योरम पर हमको जाना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत?
इतना को पहले नोट कर लो, फिर हम इस पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। ये सब पढ़ना है और डिटेल में स्टार्ट करते हैं कैसे क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करना है क्या कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो खुद सोचो, कोई भी नॉर्मल इंजन अगर बनाते हो तो ऊपर सोर्स लेते हो, सोर्स को T1 बोलते हैं, यहां से हीट रिलीज करते हो, ये इंजन होता है, ये हीट का कुछ पार्ट वर्किंग सब्सटेंस में यूज होता है और कुछ पार्ट सिंक के पास चला आता है, जो Q2 हीट जो हीट को रिजेक्ट करता है। ये पढ़ाया है अभी, जहां T1 ग्रेटर होता है किससे, T2 से। ये कोई भी नॉर्मल हीट इंजन है। और हमको इमेजिनरी इंजन के बारे में पढ़ना है, कैरनोट इंजन के बारे में, जो कैरनोट साहब ने इमेज किया। तो कैरनोट साहब ने जो इमेज किया बड़ा बेहतरीन है, ढंग से सुनना। कैरनोट साहब ने एक कंटेनर लिया, ढंग से देखना। कैरनोट साहब ने इस कंटेनर में आइडियल गैस को भर दिया। कैरनोट साहब ने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कैरनोट साहब ने किसको भर दिया, आइडियल गैस को। जो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैरनोट साहब ने क्या किया, आइडियल गैस को भरने के बाद कैरनोट साहब ने इसमें पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। इसको यहीं से जोड़ो, बस गैस पूरे में भर देता है। मतलब इसने आइडियल गैस को भर दिया और इसके ऊपर ये पिस्टन लगा दिया। हम एक एक पार्ट को पढ़ा रहे हैं अच्छे से कि तुमको फील आए, ताकि ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ढंग से बुक में एक्सप्लेन नहीं रहता है, मतलब इसमें ये हम लोग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पिस्टन लगा दिया, आइडियल गैस को इसमें भर दिया, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तुम गौर करोगे, इसके बेस नीचे वाले पोर्शन को मतलब बोला गया कि कंप्लीट कंडक्टिंग होना चाहिए। मतलब ये जो मशीन उन्होंने एज्यूम किया है, अपने अपने तरह से एक ऐसा कंटेनर लिया और इस कंटेनर के बेस को उन्होंने बोला कि बेस इस कंटेनर का कंडक्टिंग होना चाहिए, वो भी 100%। अच्छे राइटर्स को पढ़ोगे सब एक एक पॉइंट दिया हुआ है। बेस क्या हुआ, 100% कंडक्टिंग। उसके बाद उसने कहा इसका साइड जो है, ये साइड या ये साइड, तो उन्होंने बताया कि साइड जो है वह साइड परफेक्ट इंसुलेटिंग होना चाहिए। मतलब साइड परफेक्ट इंसुलेटिंग होना चाहिए और बेस 100% कंडक्टिंग होना चाहिए। पहला पार्ट मेरे समझ से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोई भी इंजन जब बनाते हो तो क्या होता है, पहले सोर्स होता है, फिर उसका सिंक आता है। तो उसके बाद उसने क्या बोला, पहला स्टेप के बाद तो उन्होंने बोला कि अब हम एक सोर्स को लेते हैं। हमने किसको लिया, सोर्स। अब जैसे ही सोर्स को लिया तो यहां पर भी क्या बोला गया, सोर्स का टेम्परेचर तो हायर हो, मान लो T1। तो सोर्स को लिया गया तो बोला सोर्स भी परफेक्ट कंडक्टिंग होना चाहिए। मतलब सोर्स भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंडक्टिंग होना चाहिए। क्यों कंडक्टिंग होना चाहिए, कि हीट निकालने पर भी टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब इनफाइनाइट हीट होना चाहिए। मतलब यहां समझ लें कि यहां
इनफाइनाइट, कंडक्टिंग रहेगा तभी इनफाइनाइट हीट होना चाहिए, इनफाइनाइट हीट होना चाहिए कि जिससे हीट निकलने पर, मतलब हीट रिलीज करने पर भी टेम्परेचर चेंज ना हो। हीट released then temperature does not change। ये कैरनॉट साहब ने सोचा है, ठीक। कैरनॉट का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक। तीसरा स्टेप में कैरनॉट साहब ने सिंक लिया था, नहीं सिंक को नहीं लेते हैं, पहले हम स्टैंड को लेते हैं। तीसरे स्टेप में कैरनॉट साहब ने क्या किया, तो एक इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिया। हम डिजाइन बनानी है कि इसका चारों तरफ का परत इंसुलेटिंग होगा। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चौथा स्टेप में उन्होंने सिंक लिया। किसको लिया? सिंक को लिया, ठीक। सिंक का टेम्परेचर मान लो जैसे T2 है, T1, T2। तो चौथे स्टेप उन्होंने सिंक को लिया और सिंक के टेम्परेचर को क्या मान लिया? T2। और इसको भी वही बोला परफेक्ट कंडक्टिंग। इसको भी क्या लिया? परफेक्ट कंडक्टिंग। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्टेप है। अब ये स्टेप यूज किया, अब वो काम कैसे कैसे किया, अब वो काम भी हम दिखाएंगे। एक एक तरफ से स्टेप 1 में कैसे काम हुआ, फिर उसका ग्राफ कैसे उन्होंने बताया, फिर स्टेप 2 में क्या हुआ, ग्राफ कैसे, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, 4 स्टेप में इसका चर्चा करना है। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम क्लियर होगा। तो ये बात जब क्लियर होगा तो हम यहां पर चाहे कोशिश करें कि स्टेप 1 को हम लिखना, या बल इसको यहां तक के पार्ट में नोट कर लो। अब चलो, अब स्टेप 1 से देखते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप में पहले उन्होंने सोर्स को लिया और ये जो कंटेनर सजाया था उसको लिया, ठीक। पहले कंटेनर को सजा लो फिर से। पिस्टन है, इसमें आइडियल गैस भरा हुआ है और यहां पर हमने सोर्स को ले लिया इसके नीचे। सोर्स का टेम्परेचर कितना है? T1। परफेक्ट कंडक्टिंग है बेस।
बेस परफेक्ट कंडक्टिंग है इसमें मेरे समझ, और ये साइड जो है वो क्या है, इंसुलेटिंग है, सॉरी, इसका बेस परफेक्ट कंडक्टिंग है, इसका भी बेस कंडक्टिंग है, डायरेक्ट दिखा देते हैं। बेस इस दोनों का परफेक्ट कंडक्टिंग है, तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइडियल गैस है और इसका साइड इंसुलेटिंग है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, सो गौर करना। अब हम कर रहे हैं क्या कि इसके ऊपर कुछ वजन को हम रख रहे हैं, इस कंटेनर के ऊपर। गौर से देखो, कंटेनर था, इसमें आइडियल गैस भरा था, पिस्टन लगा दिए और इसके नीचे सोर्स लगा दिए, टेम्परेचर हाई है, T1 है, ये दोनों का इसका बेस परफेक्ट इन कंडक्टिंग है, ये वाले का कंटेनर का आइडियल गैस भरा हुआ है, साइड इंसुलेटिंग है, इसके ऊपर वजन रख दिए, पिस्टन लगा दिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सुनना अच्छे से, एक एक बात समझना। हम क्या कर रहे हैं, रखे हुए वेट को हम धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, एक एक करके हटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही रखे हुए वेट को धीरे धीरे हटाएंगे, ये गैस एक्सपेंड होगा। बात को समझना है, एक बार में हटाएंगे, धीरे धीरे हटाएंगे तो गैस एक्सपेंड होगा, और गैस एक्सपेंड होगा तो गैस को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होगा तो पिस्टन धीरे ऊपर जाएगा। बोल क्लियर है? लेकिन ये प्रोसेस एकदम स्लो है, प्रोसेस क्या है, एकदम स्लो है, और नीचे सोर्स लगाया हुआ है, तो सोर्स इनफाइनाइट हीट का सोर्स है, तो सोर्स में इनफाइनाइट हीट है, तो हीट का कमी होगा नहीं, और प्रोसेस स्लो है, वर्क तो होगा। प्रोसेस यहां पर जैसे ही स्लो होगा तो खुद सोचो, यहां पर कंडक्टिंग का और यहां ये चेंबर जो है वो कंडक्टिंग है, तो यहां पर खुद सोचो कि जब वर्क हो, स्लो वर्क हो, और यहां सरफेस कंडक्टिंग हो, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस दिखाई देता है। ये किसका केस दिखाई देता है, आइसो, क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। खुद सोच लो, हमें दो तीन बात लिख रहे हैं कि इस स्थिति में क्या होगा कि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस स्लो होगा, यहां पर प्रोसेस स्लो होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो खुद सोचो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस स्लो है, तो यहां पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें कि टेम्परेचर जब मेरा कांस्टेंट है, प्रोसेस जब मेरा स्लो है, फिर से गौर करना, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, प्रोसेस क्या है, स्लो है, तो यहां पर गैस एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड, तो गैस एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होकर के वर्क परफॉर्म करेगा, मतलब वर्क को करेगा। तो यहां जब वर्क को करेगा तो खुद सोचो, जैसे जैसे हम वजन को हटाएंगे, तो जैसे ही वजन को हटाएंगे तो वैसे वैसे गैस एक्सपेंड होगा, वर्क करेगा, लेकिन प्रोसेस स्लो होगा। लेकिन और यहां पर एक चीज कि नीचे हीट का इनफाइनाइट सोर्स है और कंडक्टिंग कंडीशन है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर खुद सोच के देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रह जाएगा तो कंडक्टिंग है, इसके चलते ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वैसी स्थिति में यहां पर बात की जाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का पहला स्टेप जो बनाया गया, उसमें यही बताया जाएगा कि यहां प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। गैस जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा, वर्क करेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन यहां इस सोर्स में इनफाइनाइट हीट है, इसलिए टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कंक्लूजन समझ में आ गया कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही होगा। नाम भी दे देते हैं, जैसे मान लो ए से बी, अगर आगे इक्वेशन निकालना है तो ए से बी पार्ट में यहां प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, और यहां इस फेज में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर T1। मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर क्या रह गया,
वही रह गया, इसमें कोई दिक्कत। पहला स्टेप क्लियर होगा। पूरा जो जो आपको लग रहा है नोट करिए, इसका फिर स्टेप सेकेंड बताते हैं। अब स्टेप 2 पे आते हैं। तब तुम गौर करोगे, स्टेप 2 में भी अब क्या करेंगे, तो वही कंटेनर लेंगे, स्टेप 2 में भी वही करेंगे। तो हम एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में आइडियल गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस भरा हुआ है, पिस्टन यहाँ है, बेस कंडक्टिंग है और वॉल साइड इंसुलेटिंग, ठीक। और इसके नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड को रखती है, जो स्टैंड ठीक। इतना कर लिए। अब इस बार वेट जो वजन रखा हुआ था, ऐसा मान लो यहां जो वजन था, तो यहां जो वजन रखा हुआ था, इस बार इस वेट को काफी तेजी से हटाएंगे। मतलब इस बार वेट लॉस्ट फास्टली, मतलब यहां पर वेट को काफी तेजी से हटाएंगे। तो वेट को जब काफी तेजी से हटाएंगे, दैट मीन्स कि यहां ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो कि स्टैंड इंसुलेटिंग है, तो जब भी इंसुलेटिंग होगा तो वहां एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक का मतलब होगा कि यहां पर वर्क जब भी हो रहा होगा वह इंटरनल एनर्जी के द्वारा हो रहा होगा। अब तुम बात करोगे कि सर इंसुलेटिंग स्टैंड है तो इसमें तो हीट होगा नहीं, तो वर्क हुआ कैसे? बच्चा यहां पर जो इंटरनल एनर्जी रखा होगा उस इंटरनल एनर्जी के द्वारा वर्क डन होगा। मतलब यहां लिखेंगे कि वर्क हैज बीन डन बाय हेल्प ऑफ तो यहां पर वर्क भी डन हुआ इंटरनल एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? इंटरनल एनर्जी के द्वारा। तब यहां पर तो गौर कर, यहां पर हीट तो रिलीज नहीं हुआ क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो हीट जब रिलीज नहीं हुआ तो तब भी वर्क हो गया, तो यहां टेंपरेचर चेंज कर जाएगा। बोल क्लियर है? तो इसलिए यहां पर कॉमन सेंस लगा ले कि वेट को काफी तेजी से हटाएंगे, काफी तेजी से लॉस कराएंगे, और इंसुलेटिंग स्टैंड को रख दिए तो यहां हीट होगा नहीं, तो वर्क जो भी होगा इंटरनल एनर्जी के द्वारा होगा। तो वर्क जैसे ही डन होगा तो खुद सोचो कि यहां पर टेंपरेचर होगा, टेंपरेचर आएगा। तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे क्या कि कहा जा रहा है क्या कि इसको तब तक पिस्टन को गैस के द्वारा एक्सपेंड कराओ जब तक इसका टेंपरेचर चेंज ना हो जाए। मतलब कि ये आइडियल गैस जितना फास्टली हटाएंगे, तो जैसे जैसे इसको हटाएंगे कंप्रेस करेगा, जैसे जैसे कंप्रेस करेगा तो कह रहा है कि इसका टेंपरेचर, इसको कंप्रेस तब तक करते रहो तब तक इसका टेंपरेचर चेंज ना हो जाए। मतलब यहां पर इसलिए कहा जाता है कि इसको एक्सपेंड तब तक करो जब तक इसका टेंपरेचर चेंज ना हो जाए। तो इसको एक्सपेंड करते गए और एक्सपेंड होकर के एक्सपेंड हुआ और टेंपरेचर क्या आ गया इसका T2। तो इस फेज में प्रेशर भी चेंज होगा
कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है? और इंसुलेटिंग इसलिए प्रोसेस कैसा हुआ? तो ये प्रोसेस हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस केस में खुद सोच लो यहां पर कि कैसा ग्राफ बनेगा। दो एक मिनट, हम 10 सेकंड के लिए सोच, ऐसे ही सोच रहे हैं, तुम अपना बनाओ। तो यहां पर सोचो कि यहां पर जब इसको एक्सपेंड तब तक किया गया जब तक कि टेम्परेचर कितना नहीं हो गया T2। इस फेज का ग्राफ कैसा बनाएंगे? तो जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम, तो ग्राफ में पहला फेज ऐसा था, फिर ए, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा। तो इस फेज में प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज हुआ, तो P3 V3 और टेम्परेचर पिछले फेज में T1 था, इस फेज में क्या होगा? T2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यानी यहां पर तीनों चेंज हुआ। ठीक, अब आते हैं स्टेप 3 में। इस तरह से बकवास थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, एक्सप्लेन करना पड़ा। अब स्टेप 3 में जैसे ही आएंगे तो फिर से उस कंटेनर को लेंगे, अब जैसे ही स्टेप 3 में कंटेनर को फिर लिए, आइडियल गैस को भर दिए, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इस बार क्या कर रहे हैं, पिस्टन है ये। अब स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं कि नीचे सिंक को लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं? सिंक। जिस सिंक का टेम्परेचर कितना था? T2 था। ठीक, अब इस बार क्या कर रहे हैं कि फिर से यहां पर हम वेट को स्लोली स्लोली रखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वेट को जैसे ही धीरे धीरे इसके ऊपर अब रखना स्टार्ट करेंगे तो खुद सोचो कि तब ये दबना स्टार्ट होगा। दबेगा मतलब ये तब यहां कंप्रेस्ड होगा, कोई दिक्कत। तो इस बार जैसे ही ये कंप्रेस होगा तो यहां जो वर्क डन होगा वो ऑन द सिस्टम होगा, मतलब इस सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो ये कंडक्टिंग है, सिंक भी कंडक्टिंग है, तो ऐसे सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा मतलब यहां हीट रिजेक्ट होने लगेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां पर हीट क्या हुआ? रिजेक्ट। तो खुद सोचो कि यहां पर हीट जब रिजेक्ट होगा इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंक या सोर्स दोनों